अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं, उसका नाम है इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिक कांस्टेंट को इलास्टिक मॉडुलस भी कहते हैं। इलास्टिक कांस्टेंट से क्या मुराद होता है, ये होती है, आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं एक दूसरे की। ठीक है, हुक्स लॉ ये कहता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, तो जो चीज़ें आप जो क्वांटिटीज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं उनकी रेशियो कांस्टेंट होती है। यानी स्ट्रेस भरे तो स्ट्रेन भी भरती है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। ठीक है, जो आपने 9th में पढ़ा था। तो लिहाजा इन दोनों की रेशियो फिर क्या होगी, कांस्टेंट होगी फॉर अ गिवन मटेरियल। ठीक है, इज कांस्टेंट की रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन फॉर अ गिवन मटेरियल इज कांस्टेंट प्रोवाइडेड दैट अप्लाइड फोर्स इज नॉट टू ग्रेट। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर फोर्स होगी तो फिर ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेंगे, क्योंकि फिर दोनों के दरमियान ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान जब तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन है उस वक्त तक दोनों की रेशो क्या रहेगी, कांस्टेंट स्ट्रेस और स्ट्रेन की हर पर्टिकुलर पॉइंट पे, और उस रेशो को हम कहते हैं इलास्टिक कांस्टेंट। लेकिन बहुत ज़्यादा फोर्स पे जाके ग्राफ कर्व हो जाएगा बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तो लिहाजा फिर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेंगे, फिर रेशो कांस्टेंट नहीं रहेगी। इसलिए हमने यहाँ पे बात लिखी है प्रोवाइडेड दैट अप्लाइड फोर्स नॉट टू ग्रेट। इसे हम कहते हैं इलास्टिक कांस्टेंट स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के बराबर है। इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, क्योंकि स्ट्रेन का यूनिट ही नहीं होता, तो जो स्ट्रेस का यूनिट है वही इलास्टिक कांस्टेंट का यूनिट होता है। ठीक है, ये एमसीक्यूज आ सकता है इलास्टिक कांस्टेंट का यूनिट किसके जैसा है, आपने कहना सर स्ट्रेस के जैसे है। अब इलास्टिक कांस्टेंट दो बातों पे डिपेंड करती है, जो बहुत ही अहम बात है, बुक पे नहीं बताई लेकिन आपको पता होना चाहिए। एक नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है और दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर के इलास्टिक कांस्टेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो स्ट्रेन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी कम स्ट्रेस के लिए ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन, तो इलास्टिक कांस्टेंट डिक्रीज कर जाएगा। और ये नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करती है, ये आपको वैसे पता होना चाहिए नॉलेज के लिए कि स्ट्रेस इलास्टिक कांस्टेंट स्ट्रेस स्ट्रेन के ज़रिए हम फाइंड करते हैं, लेकिन डिपेंड वो इन दोनों पे करती है। क्लियर? जिस तरह डेंसिटी हम मैस और वॉल्यूम को डिवाइड करके हासिल करते हैं, लेकिन वो नेचर ऑफ मटेरियल पे करती है। अब तीन टाइप्स हैं इलास्टिक कांस्टेंट की। पहले यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस कहते हैं रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन, यानी लीनियर डिफॉर्मेशन के लिए हम इसकी बात करते हैं। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको पता है फोर्स ओवर एरिया होता है, और टेंसाइल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ ओवर रीजनल लेंथ। इसे आप कैपिटल एल भी लिख सकते हैं, स्मॉल एल, एज यू लाइक। ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा इन्वर्स, तो एफ ओवर ए इंटू एल नोड ओवर डेल्टा एल, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा किसका, यंग्स मॉडुलस का। और यंग मॉडुलस आपको पता होना चाहिए फ्लूइड्स के लिए जीरो होता है, क्योंकि उनके लिए हम स्ट्रेन की बात ही नहीं करते, टेंसाइल स्ट्रेन की। ठीक है, वाटर या कोई लिक्विड या गैसेज हों तो उनके लिए हम लेंथ में चेंज की बात नहीं करते, सिर्फ वॉल्यूम चेंज की बात करते हैं। क्योंकि ना वो शेपलेस भी होते हैं और उनकी लेंथ की बात हम नहीं करते, हम सिर्फ बात करते हैं वॉल्यूम की, तो लिहाजा उनके लिए यंग मॉडुलस जीरो होता है। अगर आप अगले पेज पे टेबल देखो तो उसमें उसने मरकरी का यंग मॉडुलस और शेयर मॉडुलस दोनों जीरो शो करवाए हैं, क्योंकि दोनों के लिए हम टेंसाइल स्ट्रेन की बात नहीं करते। और यंग मॉडुलस आपको पता होना चाहिए नॉलेज के लिए रिजिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी बॉडी सख्त होगी उतना उसका यंग मॉडुलस क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा स्ट्रेस प्रोवाइड करना पड़ेगा फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ स्ट्रेन। अब यंग मॉडुलस के बाद आपको बल्क मॉडुलस का पता होना चाहिए। बल्क मॉडुलस रेशियो होती है किसकी, स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, ये 3 डिमेंशनल डिफॉर्मेशन हो तो उसके में हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये स्ट्रेस की जगह आ जाएगा फोर्स ओवर एरिया, और ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये ऊपर जाकर वी नोड ऊपर आ जाएगा, डेल्टा वी नीचे, यानी ऊपर जाकर इन्वर्स हो जाएगा। अब बल्क मॉडुलस के हवाले से आपको पता होना चाहिए, बल्क मॉडुलस कंप्रेसिबिलिटी का रेसिप्रोकल होता है। जिसकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है उसका बल्क मॉडुलस कम होता है। गैसेज की कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है ना, तो उसका बल्क मॉडुलस कम है, यानी उसमें वॉल्यूम में चेंज प्रोड्यूस करने के लिए स्ट्रेस कम प्रोवाइड करना पड़ता है। सॉलिड्स की कंप्रेसिबिलिटी कम होती है, इसलिए उनका बल्क मॉडुलस ज़्यादा है। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 1 के, या कंप्रेसिबिलिटी किसका रेसिप्रोकल है, बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल है। और आपको पता होना चाहिए बल्क मॉडुलस की बात हम तीनों स्टेट ऑफ मैटर के लिए करते हैं। फिर शेयर मॉडुलस है रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेस की जगह हम एफ ओवर ए लिखते हैं, शेयर स्ट्रेन आपको पता है टेन थीटा के बराबर होती है। और यहाँ पे थीटा वो एंगल है जिस एंगल पे हम बॉडी की शेप को चेंज करते हैं, एज आई टोल्ड यू येस्टरडे। और शेयर मॉडुलस भी जीरो होता है फॉर फ्लूइड्स, इसकी बात भी हम सिर्फ सॉलिड्स के लिए करते हैं। ठीक है, अब कुछ एमसीक्यूज मैं डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपके अब तक जो हम चैप्टर 17 पर है उसके कंसेप्ट आपके क्लियर हों कि इफ़ स्ट्रेस ऑन दी बॉडी बिकम्स डबल, अगर हम बॉडी पे स्ट्रेस को डबल कर दें तो यंग मॉडुलस पे कोई फर्क पड़ेगा, आप कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डज नॉट चेंज। क्योंकि अभी मैंने बताया यंग मॉडुलस लास्ट
हर तरह का इलास्टिक मॉडुलस जो होता है वो मटेरियल पे की नेचर पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, फिजिकल नेचर पे डिपेंड नहीं करता। फिर वो आपसे एक एमसीक्यू मैं पूछ रहा हूँ, इफ़ सम सेम फोर्स एक्ट्स ऑन टू वायर्स तो रेशियो ऑफ स्ट्रेस यहाँ पे क्या होगी? सेम फोर्स अमल कर रही है, रेशियो ऑफ स्ट्रेस आपने बतानी है अगर दोनों वायर का रेडियस मुख्तलिफ हो, यानी 1:2 है उनका रेडियस, यानी एक बारीक वायर है एक मोटी वायर है। तो ये 4 ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स ओवर एरिया, एरिया को मैं πr² भी लिख सकता हूँ। तो पता चला स्ट्रेस रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी बारीक वायर के लिए स्ट्रेस ज़्यादा अमल करता है एज़ कम्पेयर टू जो मोटी वायर होगी, यानी उस पर स्ट्रेस ज़्यादा होगा, यानी उसमें वो लेंथ में चेंज ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी एज़ कम्पेयर जो मोटी वायर है फॉर सेम वैल्यू ऑफ फोर्स। अब जब स्ट्रेस r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मैं फिर कह सकता हूँ यहाँ पे स्ट्रेस फॉर फर्स्ट वायर एंड स्ट्रेस टू सेकंड वायर की रेशियो बराबर होगी r2/r1 के स्क्वायर के, r2 और r1 की रेशियो के स्क्वायर के, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता फिर r1/r2 का स्क्वायर होना था। तो r1/r2 1:2 के बराबर आपको कहा गया है ना, तो r2 और r1 होगा 2/1, 2/1 का स्क्वायर क्या होगा 4, ठीक है। तो ये इस तरह 4:1 भी इसे हम लिख सकते हैं। अब ये एक एंटी टेस्ट के लिए बड़ा फेवरेट है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, यानी ये उसी लिमिट के अंदर है जिस लिमिट के अंदर दोनों बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमने इलास्टिक कांस्टेंट फाइंड करना है यहाँ पे। अब आपको पता होना चाहिए स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान जो ग्राफ होता है ना उसकी स्लोप इलास्टिक कांस्टेंट हमें बताती है, और आपको पता है ना स्लोप यहाँ पे जो है इलास्टिक कांस्टेंट बराबर है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो यहाँ पे देखो स्ट्रेस अलोंग वाई एक्सिस है, स्ट्रेन अलोंग एक्स एक्सिस है, तो स्लोप में हम वाई एक्सिस वाली वैल्यू को एक्स एक्सिस वाली वैल्यू पे डिवाइड करते हैं ना, तो लिहाजा यहाँ पे मैं कह सकता हूँ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इस ग्राफ की स्लोप है, और स्लोप को हम टेन थीटा भी कहते हैं। ग्राफ का जो एंगल होता है ना विद एक्स एक्सिस उसके टेन को हम स्लोप कह सकते हैं, क्योंकि टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है ना, तो परपेंडिकुलर अलोंग वाई एक्सिस चेंज ही है और बेस अलोंग एक्स एक्सिस चेंज ही है। इसलिए मैं यहाँ पे इलास्टिक कांस्टेंट के जब स्लोप के इक्वल कह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इस ग्राफ के लिए जो टेन थीटा होगा वो स्लोप बताएगा और वही इलास्टिक कांस्टेंट होगा। थीटा यहाँ पे 30 है तो टेन 30 1/√3 होता है, इसको आप कैलकुलेट कर लेना जो आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान जो ग्राफ है उसकी स्लोप हमें क्या बताती है, इलास्टिक कांस्टेंट बताती है। जिस तरह रेजिस्टेंस वोल्टेज डिवाइड बाय करंट के बराबर है, तो अगर मैं वोल्टेज और करंट के दरमियान ग्राफ ड्रा करता हूँ तो उसकी स्लोप हमें क्या बताती है, रेजिस्टेंस। इसी तरह एक और एमसीक्यू मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इफ रेशियो ऑफ स्ट्रेस अप्लाइड ऑन कॉपर वायर इज 1:2 तो यंग मॉडुलस की रेशियो क्या होगी, वो 1:1 होगी, क्योंकि स्ट्रेस पे यंग मॉडुलस डिपेंड नहीं करता, दोनों वायर्स के लिए सेम ही यंग मॉडुलस की रेशियो होगी। क्योंकि अगर एक वायर पे स्ट्रेस कम है दूसरी पे अगर ज़्यादा है ना तो उसमें स्ट्रेन भी ज़्यादा होगी, रेशियो सेम रहेगी। तो यंग मॉडुलस डज नॉट डिपेंड ऑन स्ट्रेस और स्ट्रेन, इट डिपेंड्स ऑन दी मटेरियल नेचर एंड टेम्परेचर। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं तो शायद आपको उम्मीद है कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब 2 न्यूमेरिकल एक्सरसाइज से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल 5 आपके सिलेबस में शामिल है, स्मार्ट सिलेबस में। तो पहले मैं कह रहा है कॉपर वायर को हम 2500 kg वेट अटैच करके उसकी इलोंगेशन प्रोड्यूस करें, यानी उसकी लेंथ को हम बढ़ा रहे हैं, और वायर का डायामीटर है 1.25 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने सेंटी की जगह 10⁻⁻2 लिख दी है। हमने स्ट्रेस मेगा पास्कल में निकालना है, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया, फोर्स यहाँ पे वेट के बराबर है, और एरिया यहाँ पे वायर के सर्कुलर एरिया तो πr² भी लिख सकता हूँ, रेडियस को डायामीटर का हाफ लिख सकता हूँ, तो डायामीटर का हाफ जब पुट करूँगा उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, d²/4, 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दो, सोल्व करो तो आंसर ये आता है 1.199.7 10⁻6 पास्कल। अब 10⁻6 को मैं मेगा लिख सकता हूँ और ये राउंड ऑफ करके क्या हो जाएगा 200 मेगा पास्कल हमारे पास स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक है, और सेकंड न्यूमेरिकल में कह रहा है कि एक वायर की लेंथ है ओरिजिनल 1 मीटर, हमने उसकी लेंथ चेंज की है 20 सेंटीमीटर, इसको मैं 0.2 मीटर भी लिख सकता हूँ। हमने स्ट्रेन निकालनी है और परसेंटेज इलोंगेशन, यानी कितने % उसकी लेंथ बढ़ गई है। स्ट्रेन का फॉर्मूला आपको पता है, चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ दोनों को डिवाइड करो 0.2 ही आंसर आएगा, इसका यूनिट नहीं होता। और परसेंटेज इलोंगेशन किस तरह आती है, चेंज इन लेंथ को ओरिजिनल लेंथ पे डिवाइड करो और 100 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो 0.2 डिवाइड बाई 1 0.2, उसको 100 से मल्टीप्लाई करें 20%, यानी कि हमारे पास लेंथ चेंज हुई है। तो ये न्यूमेरिकल भी उम्मीद आपको समझ आ चुका होगा। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।